हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नियो डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के बाद वाला टॉपिक है नियो डार्विनिज्म। ठीक है, नियो डार्विनिज्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। नियो डार्विनिज्म की अगर हम बात करें, जो नियो डार्विनिज्म हमारे पास है, इसकी बात करें तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। या हम बोल सकते हैं कि इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ये हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म की क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जो डार्विन ने दिए थे पोस्टुलेट्स, उन्हीं में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई है, उसको मॉडिफाई करके जो आगे दी गई है उसको बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। अब नियो डार्विनिज्म जो है हमारे पास थ्योरी, इसका दूसरा नाम है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। कीमोसिंथेटिक थ्योरी जो है उसमें वो यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेकिन ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है इसमें हमने कौन सी? नियो डार्विनिज्म करनी होती है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है ये ज़्यादा आता है कंपैरिजन टू कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कीमोसिंथेटिक अलग है। कीमोसिंथेटिक केमिकल इवोल्यूशन में है, जिसमें वो यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो मॉडर्न सिंथेटिक जो है इसको क्या बोलते हैं? नियो डार्विनिज्म, जो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या जिसका दूसरा नाम है डार्विनिज्म। ठीक है, अब जो ये है, ये एक हमारे पास रिकॉन्सिलेशन बिटवीन डार्विन एंड डी वराइस थ्योरी। डार्विन ने जो थ्योरीज दी थी ना, उसके बाद डी वराइस ने दी थी म्यूटेशन थ्योरी। उसने बोला था कि म्यूटेशन जो है, चेंजेस जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो उन दो थ्योरीज, डी वराइस की म्यूटेशन थ्योरी और डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बीच का ये हमारे पास निचोड़ है, हमारे पास नियो डार्विनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद अगर इस थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी किसी एक बंदे ने नहीं दी हुई, ये थ्योरी मिल के कुछ 4-5 बंदों ने अलग अलग से इस थ्योरी को प्रपोज किया हुआ है। एक हमारे पास हग्सले है, हेल्डेन है, फिशर है, देन एस राइट है, म्यूलर है, और जो डॉबसन्स्काई है। ये हमारे पास कुछ 4-5 अलग अलग रिसर्चर्स थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मिल के नियो डार्विनिज्म थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, उसके बाद इसके जो पोस्टुलेट्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट लेंथी हैं। 4 ही पोस्टुलेट्स हैं। एक है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और चौथा है स्पेसिएशन। अब इन चारों पोस्टुलेट्स को हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक वेरिएबिलिटी की, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस तरह से जीन्स में चेंजेस आएँ या जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आएँ जो लीड करें इवोल्यूशन को। ठीक है, जेनेटिक मेकअप की बात करें, जैसे कि ये डीएनए है। डीएनए किसका बना होता है? क्रोमोसोम्स का ही होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे जीन्स होते हैं। अगर किसी भी जीन में कोई भी चेंजेस आ जाएं, कोई भी मॉडिफिकेशंस आ जाएं, वो लीड करता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उनसे नई स्पीशीज़ के बनने को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो कोई भी चेंज जो जेनेटिक मेकअप में आ जाए, जो हमारे डीएनए में, हमारे क्रोमोसोम में, हमारे जीन में आ जाए, उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, और वो चेंजेस लीड करती हैं किसको? इवोल्यूशन को। ठीक है, तो चेंज की अगर बात करें, चेंज या वेरिएशन जो है ये नेचर का एक लॉ होता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर हम बोलते रहते हैं। मतलब जो चेंज है वो नेसेसरी होती है, टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर हम चेंज ना करेंगे तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए चेंज जो ज़रूरी होती है, और यही चेंज जो है एवोल्यूशन में रोल प्ले करती है। अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है? स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हमारे पास। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेस है, म्यूटेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए उसकी वजह से क्या होगी? इवोल्यूशन होगी। ठीक है, जैसे कि डिलीशन मतलब ये सेगमेंट डिलीट हो जाए। ठीक है, डुप्लीकेशन का मतलब है ये सेगमेंट डबल हो जाए। ट्रांसलोकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाके यहाँ से सेगमेंट यहाँ आके लग जाए। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब है कम्प्लीटली इन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी चेंजेस जो हैं ये इवोल्यूशन को लीड करती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल चेंजेस। न्यूमेरिकल चेंजेस में हमारे पास क्या आता है? न्यूमेरिकल चेंजेस में हमारे पास गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, किसी वजह से क्रोमोसोम गेन हो जाए या किसी वजह से क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाए। अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गेन या लॉस हो उसको बोलते हैं एन्यूपोलाइडी। अगर वन से ज़्यादा, मोर देन वन क्रोमोसोम अगर गेन और लॉस हो जाए उसको बोलेंगे हम यूप्लॉइडी। और ये दोनों क्या करती हैं? लीड करती हैं किसको? इवोल्यूशन को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, म्यूटेशन की, जो म्यूटेशन है
म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंजेस लाना, वही जो वेरिएशन है या चेंजेस किसी भी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाएं जो म्यूटेशन लीड करती है, और म्यूटेशन जो है अल्टीमेटली इवोल्यूशन को लीड करेगी। ठीक है। देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन मियोसिस। देखो जब मियोसिस होती है ना, स्पर्म हो गया या ओवा हो गया, उनकी बनने में मियोसिस तो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस आपने करा है, oogenesis मैंने आपको कराया है, आपने देखा होगा मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवम बनते हैं। अब मियोसिस के दौरान ना, मियोसिस आपने 11th में किया हुआ है, मियोसिस के दौरान आपको पता है एक स्टेज आती है पैचिटिन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। इस तरह से हमारे पास एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है और एक हमारे पास कौन सा होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं और ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। ठीक है, इनकी इस तरह से क्या हो जाती है, पूरी अरेंजमेंट वैसी होती है कि ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। और ये जब क्रॉसिंग ओवर होगी, इस वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट इसमें चला जाएगा, इस वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट इसमें चला जाएगा। ठीक है, सेगमेंट एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे, सेगमेंट के साथ साथ जो कैरेक्टर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे। और एक और चीज़ देखी गई है, ये जो पेयरिंग होती है हमेशा एक पैटर्नल होता है, एक हमारे पास मैटरनल होता है क्रोमोसोम। ठीक है, एक माँ की तरफ से आया हुआ, एक पापा की तरफ से आया हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है कि ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ये अभी भी अननोन है, अभी भी इसका पता नहीं चला। तो उस दौरान क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होती है, कैरेक्टर जो हैं वो रिकम्बाइन होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर जो है मिक्सअप होते हैं, और उन्हीं कैरेक्टर के मिक्सअप होने की वजह से एवोल्यूशन होती है। ठीक है, एक और कंसेप्ट की अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड वैरायटी, दो डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट हम वेराइटीज़ को कंबाइन करते हैं और उसको कंबाइन करने के बाद जो न्यू वैरायटी बनती है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड जो होते हैं नॉर्मल के कंपैरिजन ये ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, या फिर ये ज़्यादा करेक्टर, इनमें अच्छे करेक्टर होते हैं। ये हम मोस्टली कैटल फार्मिंग में यूज़ करते हैं। कैटल फार्मिंग में हम देखते हैं अलग अलग ब्रीड्स जो होती हैं, अगर किसी की मस्कुलर डेवलपमेंट अच्छी है, किसी की मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, तो उन दोनों का क्रॉस करा के हम नई वाली वैरायटी बना लेते हैं, हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन लीड करती है। ठीक है, देन उसके बाद हाँ, ये मैंने अभी पीछे जो बता दिया, म्यूटेशन जो है सडन होती है, एकदम से आती है और स्टेबल होती है, इनहेरिटेबल होती है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। ऐसा नहीं है एक जनरेशन में होगी अगली जनरेशन में नहीं होगी, नहीं, म्यूटेशन हम उसको कंसिडर करते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। उसके बाद है ये दोबारा से वही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे थोड़े अलग इंडिविजुअल्स बनाने को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड है हमारे पास पोस्टुलेट नेचुरल सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन हमने डार्विन में भी किया था, लेकिन ये डार्विन से थोड़ा डिफरेंट है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मतलब स्ट्रॉन्गर हैं वो सर्वाइव करेंगे, जो वीकर हैं वो आराम से क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगे, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बट जो नेचुरल सिलेक्शन नियो डार्विनिज्म का है, ये थोड़ा अलग से ऑपरेट करता है। ये ऑपरेट करता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस पे। ठीक है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने याद रखना है डार्विनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली है, तो इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या बताता है, जब कंपटीशन हो रहा है, जब स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिप्रोडक्शन शो करेगा, जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, वो जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा कंपैरिजन टू जो लेस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपटीशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रगल, जिस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है, कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव मतलब बाकी ऑर्गेनिज्म के, बाकी एनिमल के कंपैरिजन, अगर उसकी रिप्रोडक्शन की पावर, जिसकी भी रिप्रोडक्शन पावर ज़्यादा है, नेचर उनको सेलेक्ट करेगा, जिनकी रिप्रोडक्शन पावर कम है नेचर उनको सेलेक्ट नहीं करेगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन सिर्फ ये याद रखना है, एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल जिसकी रिप्रोडक्टिव पावर ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब अगर हमारे पास 10 एनिमल हैं, उन 10 को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे किसने ज़्यादा रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, किसने कम। जिसने ज़्यादा किए होंगे ऑब्वियसली वो हमारे पास जो है वो जो सर्वाइव करेगा, और जिसने कम किए होंगे आहिस्ता आहिस्ता वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किस तरह से एवोल्यूशन को लीड करता है। देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को कम करते हैं, मतलब हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, कुछ ऐसे फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो इन दोनों की रिप्रोडक्शन को हिंड्रेंस प्रोवाइड करें, रुकावट प्रोवाइड करें, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में अलग अलग से फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल आइसोलेशन है, जियोग्राफिकल है, इकोलॉजिकल है, देन टेम्पोरल है, उसके बाद हमारे पास जेनेटिक है और फिजियोलॉजिकल है। इन सबको थोड़ा अलग अलग से मैं बताती हूँ आपको। मैकेनिकल आइसोलेशन की अगर हम बात करें, मैकेनिकल आइसोलेशन जो हमारे पास है, मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही ऐसी चेंजेस आ जाएंगी कि वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन शो ना करें। ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आ जाएं तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल आइसोलेशन। ठीक है, ऑर्गन्स में ही चेंजेस आ चुकी हैं, रिप्रोडक्शन की कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में का मतलब है ये दो ऑर्गेनिज्म थे, सेंटर में कोई दरिया, पहाड़ या फिर नदी कुछ भी आ गया जिसकी वजह से ये दूर दूर हो गए और ये आराम से कुछ टाइम बाद जो रिप्रोडक्टिव वाली आइसोलेट हो गए, मतलब इनकी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन की बात करें तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन में हम बैरियर का नाम नहीं लेंगे, पर अगर मान लो ये एक इन्वायरमेंट है, काफ़ी बड़ा हमारे पास किसी का हैबिटेट है, कोई स्पीशीज़ इस जगह पे है, एक दो स्पीशीज़ इस जगह पे है, तो इन दोनों में इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाएंगी, मतलब इन्वायरमेंट की वजह से इन दोनों में चेंजेस आ जाएंगी जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये दो एनिमल हैं, इसका ब्रीडिंग सीजन अलग है, इसका ब्रीडिंग सीजन अलग है, इसका मान लो समर्स हैं, इसका मान लो विंटर्स है, तो ये भी आपस में नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब कि ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक स्टेरिलिटी। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा होता है विद इन सेम, इंटर होता है विद इन डिफरेंट। जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें अगर वो बाई चांस क्या हो, बाई चांस उनमें रिप्रोडक्शन करवाएं, हम आर्टिफिशियल भी करवाएं, लेकिन वो स्टेराइल होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ह्यूमंस का ओवम है, ह्यूमन के ओवम के पास आप एलिफेंट का स्पर्म रख दो, अब कोई भी और स्पर्म रख दो, वो कभी फ्यूज़ नहीं होगा, स्टीराइल रहेगा, कभी भी फ्यूजन शो नहीं करेगा। तो जेनेटिक जो आइसोलेशन है वो इसी वजह से आती है। ठीक है, देन उसके बाद फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है, जो सर्वाइवल है गैमिट्स की, गैमिट बने ना, उनका सर्वाइवल डिक्लाइन कर जाता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं किसको, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और उसी की वजह से फिर फाइनली क्या होता है, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर जाके क्या होती है, इवोल्यूशन होती है, मतलब न्यू स्पीशीज बनती हैं। अब अगर हम बात करें स्पेसिएशन, हमारे पास एलोपेट्रिक भी होती है, सिम्पेट्रिक भी होती है। एलोपेट्रिक की बात करें, जब एलोपेट्रिक स्पेसिएशन मतलब इसकी वजह से जो नई स्पीशीज़ बनेंगी वो कैसे बनेंगी, जब एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में मूव करके चला जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, फिर उसमें सेंटर में कुछ बैरियर आ जाए, कोई माउंटेन आ सकता है, कोई हमारे पास सी आ सकता है, कोई वाटर बॉडी कुछ भी आ सकता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, आइसोलेट हो जाएंगे और फाइनली डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाएंगे। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद अगर हम बात करें सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन की, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, स्पीशीज़ एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगी, माइग्रेट करके भी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी इकोलॉजिकली और इथोलॉजिकली वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। इकोलॉजिकली का मतलब जैसे कि ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, कोई स्पीशीज़ यहाँ पे है, कोई स्पीशीज़ यहाँ पे है, इनको डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगी। और फाइनली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट का मतलब क्या है, ये अलग स्पीशीज़ बन गई, ये अलग स्पीशीज़ बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती हैं, नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो यही थे हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म के सिर्फ 4 पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन इनमें फर्दर आपने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अलग से करनी है। तो आज हम यही तक रखते हैं, कल हम नेक्स्ट करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।